हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 आरबीएसई बोर्ड की फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन है जो बोर्ड के अंदर बार बार में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चनों में मैं एक चीज़ पर फोकस करूंगा कि आपका एक तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए और उस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो एक जगह मेरे लिखे हुए हैं। ईयर मैंने नहीं लगाई है कि किस ईयर में आए, लेकिन मैंने 2012 से 25 तक के क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की है यहाँ पे। और आरबीएसई के अंदर क्या होता है कि पिछले सालों के क्वेश्चन ही ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये चैप्टर है ना वो आपकी 6 अंकों का आता है। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आता है जो अथवा के अंदर भी आता है, मतलब दोनों में से कोई एक कर लो आप। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का नाम है संयोजन अभिक्रिया क्या है और उदाहरण लिखिए। अब इसमें क्या है कि मैंने अभिक्रिया यहाँ पे मेंशन की हुई है और मैंने करीब करीब 4 समीकरण लिखी है। और भी समीकरण है, लेकिन ये 4 समीकरण है वो ज़्यादातर पूछी गई है पेपर के अंदर। देखते हैं, हम शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम करेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन का मतलब समझते हैं हम। संयोजन का मतलब होता है संयोग करना, मतलब जुड़ना। संयोजन का मतलब हो गया संयोग, मतलब जुड़ना, संयुक्त होना। इसमें क्या होता है कि कोई भी अभिक्रिया होती है उसके अंदर एक तो होता है अभिकारक जो क्रिया करता है, और क्रिया के दौरान जो नई चीज बनती है, नया पदार्थ बनता है, उसे हम बोलते हैं उत्पाद। अभिकारक या जो क्रिया कारक होते हैं वो आपस में क्रिया करते हैं। इस क्रिया में क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं उनके जो पुराने बंध होते हैं वो टूटते हैं और पदार्थों के मध्य नए बंध बनते हैं। इसके दौरान क्या होता है कि या तो पात्र के अंदर जो भी पदार्थ है उनके रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, या फिर क्रिया के दौरान कुछ न कुछ गंध मुक्त होती है। जही जिस किसी भी अभिक्रिया के अंदर रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन दिखाई देता है, वो होती है रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि क्रिया कारक होते हैं, जैसे कि मान लो एक ए क्रिया कारक है, दूसरा बी क्रिया कारक है। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तब ये ए बी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे कि ए और बी क्रिया कारक है ना आपस में क्रिया करते हैं। इनकी क्रिया के कारण ए और बी के अंदर एक बंध बनता है जिससे एक नया पदार्थ ए बी का निर्माण होता है। अब यहाँ पे हो रहा क्या है कि ए क्रिया कारक है ए, दूसरा क्रिया कारक है बी। यह आपस में क्रिया करके एक नए बंध का निर्माण करते हैं और ए बी एक उत्पाद बनाते हैं। ये एकल उत्पाद है। संयुक्त संयोजन का मतलब होता है दो पदार्थों का संयुक्त होना। दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो पदार्थ होंगे तो आपस में संयुक्त हो सकते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा देखें यहाँ पे, तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिन्हें हम बोलते हैं अभिकारक, जो आपस में क्रिया करते हैं उन्हें बोलते हैं अभिकारक, मिलकर एक नया पदार्थ अर्थात एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयुक्त होने के लिए कम से कम दो पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे हिंदी के अंदर या संस्कृत में आप जब संधि पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, दो अलग अलग शब्द होते हैं, वो आपस में संयुक्त होकर के एक नया शब्द बनाता है जिसका अलग अर्थ होता है। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो अलग अलग अभिकारक हैं जो आपस में संयुक्त होते हैं, आपस में क्रिया करते हैं और एक नया बंध बनाते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम बोलते हैं उत्पाद। इस अभिक्रिया में हम देखेंगे कि कोई भी एक अभिकारक होगा, कोई भी अभिकारक होगा जो आपस में नए बंध का निर्माण करते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं। इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। मुख्यतः 3 या 4 प्रकार के आपके इसमें उदाहरण होंगे जो केवल दहन से संबंधित होंगे। जैसे आपको कह देंगे कि कार्बन का दहन, मैग्नीशियम का दहन, मेथेन या प्राकृतिक गैस का दहन। मेथेन प्राकृतिक गैस का ही नाम है, मेथन हो गया इसका आईयूपीएसी नाम प्राकृतिक गैस का। अब हम पढ़ेंगे कोयले का दहन। सबसे पहले हम समझते हैं कि दहन होता क्या है। दहन का मतलब हो गया
जलना, कोई भी वस्तु है जब वो जलनी शुरू हो जाती है तो हम बोलते हैं कि इसका दहन हो रहा है। जैसे हमारे आसपास में देखते हैं, जैसे हमारे कोई दीपावली से पहले हम देखते हैं कि हम एक प्रोग्राम होता है रावण दहन। रावण दहन का मतलब क्या होता है? रावण के पुतले को जलाना। तो दहन शब्द का मतलब हो गया जलाना। और जो भी हमारे आसपास में गैस है उसमें जलाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। तो जहाँ पर भी दहन होगा इसका मतलब है वहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगी? क्रिया करेगी। जैसे कोयले का दहन, तो कोयला का मतलब हो गया कि इसमें कार्बन है, और दहन का मतलब हो गया जलाना, और जलाने वाली गैस है ऑक्सीजन। इसका मतलब है कार्बन की ऑक्सीजन के साथ में क्या करानी है? क्रिया करानी है। कार्बन जो होता है वो ठोस अवस्था में मिलता है, ऑक्सीजन गैस है तो गैस के लिए जी शब्द का यूज करते हैं। और जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं ए और बी, तो ए और बी की क्रिया से बनता है ए बी, मतलब CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो अभिकारक आपस में संयुक्त होकर क्रिया करके क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद। ऐसे ही मैग्नीशियम का दहन, तो क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम की रिबन ली हमने या मैग्नीशियम लिया, जब इसका हम दहन करते हैं तो मैग्नीशियम Mg, दहन का मतलब हो गया कि ये ऑक्सीजन के साथ में संयुक्त होगी। तो ऑक्सीजन आकर के जब इसके साथ क्रिया करती है तो ये मैग्नीशियम जलना शुरू कर देती है और ये बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो याद रखना आप कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है एक श्वेत पाउडर के रूप में प्राप्त होता है, एक श्वेत पाउडर के रूप में प्राप्त होता है। मैग्नीशियम के जलने से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक श्वेत पाउडर मिलता है। जब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आती है और जलना प्रारंभ करती है तो हमें श्वेत लौह दिखाई देती है। श्वेत लौह के साथ जलती है ये, श्वेत लौह के साथ जलती है। इसका मतलब ये है जैसे घरों के अंदर गैस जगता है तो वो गैस होता है वो नीले कलर में जगता है। वैसे जब मैग्नीशियम का हम दहन करते हैं तो मैग्नीशियम श्वेत मतलब वाइट कलर के चमक के साथ जलना शुरू करती है, और इससे हमें जो राख या पाउडर मिलता है वो श्वेत कलर का होता है। इसी प्रकार आगे हम पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस को हम बोलते हैं मेथेन। प्राकृतिक गैस को हम बोलते हैं मेथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। दहन का मतलब होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होगी। अब एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी कोई आप किसी पदार्थ को जलाते हो तो जलाने पर क्या होता है कि धुआं निकलता है, ब्लैक रंग में धुआं निकलता है, उससे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। काले कलर के धुएं, उसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में वाटर बनती है। अब आप किसी भी वस्तु को जलाते हो तो जलाने पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। तो इसका मतलब है कि जब मेथेन को जलाएंगे तो ऊष्मा भी क्या होगी? उत्पन्न होगी। तो ये हो गई मेथेन की समीकरण कि भाई मेथेन का दहन, मेथेन होता है CH4। दहन का मतलब है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना। और किसी भी पदार्थ को जलाने पर हमें काले कलर का धुआं बनता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में कुछ जल बनता है और ऊष्मा भी बहुत मुक्त होती है। अब आप इसको क्या करो? संतुलित करो। संतुलित करते समय आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा परमाणु, चाहे वो अभिकारक हो चाहे वो उत्पाद हो, कौन सा परमाणु सर्वाधिक बार आया है उसको आपको क्या करना है? संतुलित करना होता है। जैसे कि इन इस अभिक्रिया में आप देखोगे तो अभिकारक की तो तरफ की साइड है, इस तरफ आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन परमाणु सर्वाधिक बार देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 बार आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है 2 बार। तो उत्पाद की तरफ आपको हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। तो अभिकारक की तरफ 4 है, उत्पाद की तरफ 2 है। तो 4 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन के आगे 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 4। इसके बाद में आप देखते हो तो आपको ऑक्सीजन सर्वाधिक मिलेगा उत्पाद की तरफ। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन हो गई 4। तो इसको बराबर करने के लिए इधर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब होगी ऑक्सीजन भी 4। कार्बन के अभिकारक की तरफ 1 नंबर है, इधर भी कार्बन 1 है, तो ये हो गई अभिक्रिया संतुलित। ऐसे आपको पूछा जा सकता है कि कॉपर का दहन। तो कॉपर के दहन में आपको याद रखना है कि कॉपर Cu हो गई। दहन का मतलब होता है जलना, और जलाने में सहायक होती है गैस ऑक्सीजन। और जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगी तो बनाएगी कॉपर ऑक्साइड। संतुलित करना है तो वही
अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन 2 बार आ रहा है, उत्पाद की तरफ 1 है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कॉपर भी 2 बार आ रहा है, तो इधर भी कॉपर के आगे भी 2 लगा दो। ये हो गया संतुलित। देखो फर्स्ट चैप्टर में दहन से संबंधित महत्वपूर्ण अभिक्रिया ये 4 है जो पेपर में पूछी हुई है। इसके अलावा कहीं पर भी दहन से संबंधित कोई भी समीकरण पूछे, आपको बस इतना याद रखना है, जो भी धातु है या फिर अधातु है जिसका भी आप दहन कर रहे हो, तो दहन हमेशा, दहन का मतलब होता है जलना, और जलाने में जो सहायक होती है वो गैस होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ ही आपको अभिक्रिया करानी है। धातु है तो धातु का ऑक्साइड बना देना, या धातु है तो या धातु का ऑक्साइड बना देना। ठीक है, इसी के साथ हम 1% तो आपने कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो सेकंड क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, समझाइए। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा भी है क्योंकि इसमें 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें वियोजन क्या है, प्रकाशिक वियोजन क्या है, जल विद्युत अपघटन क्या है, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर हम कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चनों को साथ में कवर करेंगे। देखो संयोजन जो हमने पढ़ी है उसकी ही विपरीत अभिक्रिया है। संयोजन का मतलब होता है संयुक्त होना, और वियोजन का मतलब होता है वियोजन जिसका दूसरा नाम होता है अपघटन। तो संयोजन का मतलब हो गया सह से संयुक्त होना, संयुक्त का मतलब जुड़ना। जुड़ने के लिए करीब करीब 2 अभिकारकों की जरूरत पड़ेगी। 2 प्रकार के पदार्थ होंगे तब जाकर के वो संयुक्त होंगे। तो मिनिमम 2 पदार्थों की जरूरत होती है संयुक्त होने के लिए। और वियोजन का मतलब होता है, या अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो इसमें तो नए पदार्थ संयुक्त होकर बन रहे थे, यहाँ पे जो भी नए पदार्थ बनेंगे वो टूटने पर बनेंगे। तो ये संयोजन की विपरीत अभिक्रिया होगी। जैसे ए और बी अभिकारक है, वो किसी भी कारक के कारण टूटेंगे और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएंगे। टूटने से कम कितने, 2 तो उत्पाद बनते ही बनते हैं, 2 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। यहाँ पे कारक का मतलब है कुछ ऐसी परिस्थिति हम उत्पन्न करेंगे जिनके कारण अभिकारक के बंध टूटेंगे और 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ उत्पन्न होंगे। कारक कौन से हो सकते हैं, उष्मा की उपस्थिति में अभिकारक के पुराने बंध टूट सकते हैं। प्रकाश दे करके, प्रकाश की उपस्थिति में भी हम अभिकारक के मध्य के बंध को तोड़ा जा सकता है। विद्युत धारा प्रवाहित करके भी हम अभिकारकों के मध्य के बंध को तोड़ सकते हैं। तो यदि आप उष्मा की उपस्थिति में एकल अभिकारक को तोड़ करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हो तो उसमें वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम अभिकारकों को तोड़कर नए उत्पाद बनाते हैं तो प्रकाशिक वियोजन। विद्युत धारा प्रवाहित करके हम अभिकारकों से 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं वैद्युतीय अपघटन। अब वैद्युतीय अपघटन के अंदर हम सर्वाधिक जल विद्युत अपघटन की बात करते हैं, क्योंकि जल में हम धारा प्रवाहित कर सकते हैं। और हमें पता है कि जो जल होता है वो 2 प्रकार की गैसों जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो जब हम जल को तोड़ेंगे तो भी हमारे पास 2 गैसें बनेंगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अब हम देखते हैं इसकी अभिक्रिया। देखो तो वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक, अभिकर्मक मतलब अभिकारक जो क्रिया करेंगे, टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ए और बी अभिकारक है, ये जब आपस में किसी कारक की उपस्थिति में, जैसे उष्मा की उपस्थिति में क्रिया करते हैं या विद्युत की उपस्थिति में क्रिया करते हैं या प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तो इस अभिकारक के जो पुराने बंध होते हैं वो टूट जाते हैं और फिर ए व बी 2 नए पदार्थ का निर्माण होता है। देखिए वियोजन अभिक्रिया को वैसे 3 प्रकार में बांटा गया है। यदि उष्मा की उपस्थिति में हम किसी भी अभिकारक को तोड़ते हैं और 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे बोलेंगे हम उष्मीय वियोजन। जैसे कि उष्मीय वियोजन की हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर 3 रिएक्शनें दी हुई है। अब कोई भी रिएक्शन आपको
पूछी जा सकती है, तो हम तीनों ही कवर कर रहे हैं। इस पूरे फॉर्मेट में आपको इतना याद रखना है, यदि समीकरण क्या होता है कि समीकरण को रटने की कोशिश करते हैं, इसको रटना नहीं है। इसमें आपको एक मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, आप समझना 2 मिनट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एकल अभिकारक दिया हुआ है आपको ए और बी, ठीक है। जब हम उसमें वियोजन पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि उष्मा की उपस्थिति में अभिकारक क्या हो रहे हैं, उनके मध्य का जो ये बंध होता है वो टूट रहा है। तो उष्मा देने पर अभिकारक टूट रहे हैं और दो या दो से अधिक क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। अब इसको याद कैसे रखना है, जो भी फर्स्ट अभिकारक होगा, जो भी फर्स्ट अभिकारक है जैसे कि ए, तो ये सदैव अपने ऑक्साइड में टूटेगा। ए जब टूटता है उष्मा देने पर तो ये ए हमेशा क्या बनाएगा, अपना ऑक्साइड बनाएगा। और जो भी बी है उस बी से गैस मुक्त होगी, जो भी कंपाउंड बी है उससे हम क्या करेंगे, गैस मुक्त करेंगे। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूना पत्थर लाइमस्टोन बोलते हैं, तो यहाँ पे जब इसको गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम अपने ऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तो कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। और जो कार्बोनेट है वो गैस के रूप में मुक्त होगा, तो कार्बोनेट से गैस निकलेगी, CO3 से निकल जाएगी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी हमें याद रखना है वियोजन का मतलब है, उसमें वियोजन का मतलब है कि उष्मा देने पर अभिकारक का दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटना। जितने भी हमें तीनों रिएक्शन है उसमें याद रखना, जो भी एकल अभिकारक है, ए है जो अभिकारक है, जो धातु है ये अभिकारक, देखो इस तीनों रिएक्शन में कौन है, यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे लेड है। तो हमें जो ए अभिकारक है उसको ऑक्साइड में तोड़ना है। जैसे कैल्शियम को कैल्शियम ऑक्साइड में तोड़ दिया, आयरन को या फेरस को फेरिक ऑक्साइड में तोड़ दिया, लेड को लेड ऑक्साइड में तोड़ दिया। और जो भी बी कंपाउंड है, जैसे कि यहाँ पे कार्बोनेट है, यहाँ पे सल्फेट है, यहाँ पे नाइट्रेट है, उसको हमें गैस के रूप में मुक्त करना है। जैसे कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट से SO2 या SO3, नाइट्रेट से NO2 या O2, इसमें वियोजन करना है। तो ए जो धातु है उसके ऑक्साइड बनाने हैं, जो भी कंपाउंड है उससे हमें उससे संबंधित गैस मुक्त करनी है। देखें अब आगे, और इसको समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम बोलते हैं चूना पत्थर, मार्बल इसको ही बोलते हैं। यहाँ पे ये तो हो गया ए, ये हो गया बी। अब इसको जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट में जो ये कैल्शियम होता है ये अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, तो बना लेगा ये कैल्शियम ऑक्साइड। कार्बोनेट है ये वियोजित होकर के बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान से देखना, Ca ए हो गया, सी फिर ये ऑक्सीजन हो गई 3, वापिस CO3, यही बन रहा है। तो कैल्शियम का बना दिया कैल्शियम ऑक्साइड, जो भी बी कंपाउंड था उससे बना दी गैस, तो कार्बोनेट से बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एकल अभिकारक के उष्मा देने पर उसके टूटने से, उसके वियोजन से दो उत्पाद बन रहे, तो ये हो गया उसमें वियोजन। ऐसे ही हम कह सकते हैं लेड नाइट्रेट के बारे में। जैसे कि लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 वोल्क्वाइस 2। आप यदि फॉर्मूला बनाना चाहते हो लेड नाइट्रेट का तो बना लो आप। लेड होता है Pb, नाइट्रेट होता है NO3। इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखो आप। Pb की वैलेंसी होती है +2, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है -1। जब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो Pb1 NO3, तो NO3 हो गया 2 टाइम। इसको ब्रैकेट में बंद करके ही लिखना है आगे बाहर 2, तो बन गया PbNO3 होल्क्वाइज 2। NO3 में क्या है कि 4 परमाणु है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो जब एक से अधिक परमाणु होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद करते हैं, फिर जो भी नंबर होता है जितने टाइम उसको रिपीट करना है उसको ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं। ऐसे हम फॉर्मूला बना सकते हैं लेड नाइट्रेट का। अब इसका उसमें वियोजन पढ़ते हैं, तो जब इसको हम उष्मा देते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक तो अभिकारक है ए, जो हो गई धातु, ये हो गया बी। जब हम ए को गर्म कर जब इसको हम गर्म करते हैं
तो ए जो भी धातु है वो अपने ऑक्साइड में वियोजित हो जाएगी। तो लेड का ऑक्साइड हो गया PbO। अब NO3 है, NO3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ NO2-O, NO3 NO2-O, केवल याद करने के लिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि दो तो हमें यहाँ पे NO2 मिल रहे हैं, तो NO2 मिल गए 2, और एक हमें ऑक्सीजन मिल रही है O2। इसका मतलब है कि जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो धातु से तो उसका ऑक्साइड बन जाएगा, लेड ऑक्साइड, और NO3 से दो प्रकार की गैस, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन हमें मुक्त होगी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक अभिकारक है वो दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या हो रहा है, टूट रहा है, वियोजित हो रहा है। इसको हम संतुलित कर भी सकते हैं। जैसे आपको संतुलित करने का बढ़िया तरीका बताता हूँ, ध्यान से आप देखना इसको, कैसे संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मान लो मैंने यहाँ से 2 भी हटा दिया। अब आप देखना संतुलित करने का तरीका, इसमें कौन सा ऐसा नंबर है, ये हो गई अभिकारक की साइड। संतुलित करने का प्रश्न भी आता है, आगे मैं हल भी करवाऊंगा। तो ये अभिकारक हो गया और ये हो गया उत्पाद। आपको इतना देखना है कि किस तरफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या लेड, इसमें कौन सा परमाणु है जो सर्वाधिक बार आ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है 6 टाइम, 3 2 जा 6। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 2 और 2 4 एंड 5, तो टोटल 5 बार इधर उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन 5 बार आ रहा है, अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन 6 बार आ रहा है। अब संतुलित करने के लिए आपको क्या करना है, एक तरफ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ऑक्सीजन दोनों तरफ क्या हो जाए, इक्वल। जैसे इधर ऑक्सीजन आ रहा है 6 बार, इधर ऑक्सीजन आ रहा है 5 बार, तो इस नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऑक्सीजन कितनी हो गई, 6 हो गई उत्पाद की तरफ भी। लेकिन जैसे यहाँ पे आप 2 लगाते हो तो लेड ऑक्साइड कितने हो गए, 2। तो Pb को 2 करने के लिए इधर भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। जैसे ही आप इधर Pb को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब आप देखोगे कि नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन एक तो यहाँ पे पहले से 2 बार तो आया हुआ है, और 2 ये हो गई, तो 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4। तो टोटल नाइट्रोजन यहाँ आया 4 टाइम। यहाँ पे नाइट्रोजन है वो 1 टाइम आया हुआ है, तो इसको 4 करने के लिए इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे आप नाइट्रोजन को 4 टाइम करते हो तो दोनों तरफ नाइट्रोजन तो इक्वल हो गई। तो अब ऑक्सीजन का नंबर देखते हैं, तो इधर ऑक्सीजन है 2, इधर ऑक्सीजन हो गए 8, इधर हो गए 2, मतलब टोटल हो गए 12 टाइम। 2 बार Pb के साथ 4 इंटू 2, 8 बार हो गए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 8 हो गई और ऑक्सीजन में हो गए 2, टोटल हो गए 12 बार। इधर कितने बार है, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। ये आगे वाली संख्या भी क्या हो जाएगी, आगे वाली मल्टीप्लाई, तो दोनों तरफ हो गए बार, ऐसे हो गए संतुलित ही। इतना ही देखना होता है कि अभिकारक और उत्पाद है उसमें किस तरफ कौन सा परमाणु सर्वाधिक बार आ रहा है, उसको क्या करते हैं, एक उचित नंबर से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ उनको इक्वल कर देते हैं, वो समीकरण हो जाती है संतुलित। इसमें आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, जो भी परमाणु सर्वाधिक बार आया हुआ है उसको ही संतुलित करना है। आगे देखते हैं हम। अब एक अभिक्रिया है हमारे पास फेरस सल्फेट की। फेरस सल्फेट होता है ना, वो वैसे होता है FeSO4.7s2। FeSO4.7s2 ये होता है हरे रंग का, एक हरे रंग का विलयन होता है। जब हम इसको पहले गर्म करते हैं तो इसमें से 7 जल के जो अणु हैं ये वाष्प बन करके, वेपर बन करके उड़ जाते हैं और हमारे पास बनता है FeSO4। फिर जब हम इस FeSO4 को वापस गर्म करते हैं तो होती है वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक अभिकारक है ए, दूसरा हो गया बी। यहाँ पे फेरस आयरन हो गया ए और बी हो गया सल्फेट। अब आयरन तो अपने ऑक्साइड में वियोजित होगा तो बना लेगा ये Fe2O3, और SO4 है वो अपनी गैस में मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 गैसें मुक्त करेंगे, पहले एक ऑक्सीजन कम करेंगे तो SO3, फिर SO3 में से भी एक ऑक्सीजन कम करेंगे तो SO2। तो सल्फर से 2 गैसें बन गई, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अब इसको आप संतुलित करते हो
तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आयरन 2 बार आया हुआ है तो इधर भी 2 लगाओ। जैसे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करते हो तो होगी समीकरण संतुलित। अब आपको इसमें चेक करना है तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, ऑक्सीजन। कितने हो गए, 8 टाइम। इधर ऑक्सीजन कितने, 3 और 5 8 इक्वल हो गई, ये हो गई संतुलित। देखो ध्यान से वापस, कैल्शियम से बना दिया हमने कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन से बना दिया, फेरस से बना दिया फेरिक ऑक्साइड, पीबी से बना दिया पीबीओ मतलब लेड से लेड ऑक्साइड। जो भी बी परमाणु था उसको उसकी गैस में हमने क्या क्या कर दिया, मुक्त। जैसे यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे, 2 कर दिए। SO4 था तो 1 ऑक्सीजन कम किया, SO3, फिर एक और कम किया, SO2। NO3 था तो NO3 में से एक कम किया, NO2। इस प्रकार उसमें वियोजन अभिक्रिया है वो हो गई कंप्लीट। इसमें आपको ये 3 समीकरणें जरूर ध्यान में देनी है। फिर हम पढ़ते हैं उसमें वियोजन का दूसरा प्रकार जो प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया। याद रखना, मतलब वियोजन का मतलब होता है टूटना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक वियोजित होते हैं मतलब टूटते हैं। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, तो उसे बोलते हैं प्रकाशिक वियोजन। प्रकाश का मतलब है सूर्य का प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है कि एकल अभिकारक होता है AB, वो प्रकाश को ग्रहण करके A और B दो उत्पादों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। यह अभिक्रिया तभी संभव है जब सूर्य का प्रकाश दिया जाता है। यदि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में यह अभिक्रिया संभव नहीं है। इसमें हम देखेंगे तो 2 प्रकार के कंपाउंड हैं। एक है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, दूसरा है AgCl, इसे हम बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, तो इसे हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। जब इन दोनों अभिकारकों को हम सूर्य का प्रकाश उपलब्ध कराते हैं तो ये प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित हो जाते हैं। जब ये वियोजित होते हैं तो ए जो कंपाउंड है, ए जो भी कंपाउंड है वो है जैसा कि जैसा बाहर निकल जाएगा, जैसे Ag, इधर भी Ag, और बी अपने गैस के रूप में मुक्त हो जाएगी। जैसे Br से ब्रोमीन गैस बन गई, Cl से क्लोरीन गैस बन गई। अब जैसे यहाँ पे आप ट्यूब देखते हो तो इसको संतुलित करोगे तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो सिल्वर भी 2 बार आ जाएगा, इधर भी सिल्वर 2 बार, ये हो गया संतुलित। कुल मिलाकर के जब हम सिल्वर ब्रोमाइड या क्लोराइड को प्रकाश उपलब्ध कराते हैं तो सिल्वर अलग हो जाती है, और जो बी पदार्थ है वो अपने गैस के रूप में मुक्त हो जाती है। इन दोनों अभिक्रिया का उपयोग हम श्वेत श्याम फोटोग्राफी में करते हैं। श्वेत श्याम फोटोग्राफी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। काफी बार दोनों में से एक डिसाइड करना हो कि भाई दोनों में से कौन सी एक लिखनी है, तो आप इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे सिल्वर ब्रोमाइड को। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग है ना वो सर्वाधिक श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। यदि ऑप्शन में ये नहीं है तब आपको AgCl लिखना है। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हम एक तो A मिलेगा, AgBr हो गया B, A को निकाल दो, B को उसकी गैस के रूप में मुक्त कर दो, बस इतना ही होता है। लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, प्रकाश की अनुपस्थिति में अभिक्रिया संभव नहीं होती। श्वेत श्याम फोटोग्राफी होती क्या है? पहले के समय क्या होता था कि जो कैमरा होते थे ना उनमें ब्लैक कलर की एक रील निकलती थी। कोई भी फोटो कैप्चर करते थे तो वो रील में निकलती थी, मतलब एक रील आती थी उसमें फोटो मौजूद होती थी। लेकिन वो ब्लैक कलर की रील को जब आप देखते हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता उसके अंदर। इसलिए उसमें पिक्चर देखने के लिए उस ब्लैक कलर को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता था कि सबसे पहले उस ब्लैक कलर की रील को AgBr की विलेन में डुबाया जाता था। जैसे एक ब्लैक कलर की ये रील है, इसमें फोटो को क्लियर करने के लिए पहले इस रील को AgBr की विलेन में डुबाते थे। उसके बाद में जैसे ही AgBr का विलेन इस रील के चारों तरफ रील के चारों तरफ लग जाने के बाद में इस AgBr युक्त जो ये रील है उसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते थे।
और जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते थे तो ये AgBr जो है, ये जो AgBr है, जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको रखा जाता था तो ये AgBr Ag और Br में टूटता था। तो ये तो ब्रोमीन गैस तो है वो प्रकाश की उपस्थिति में उड़ जाती थी। और ये जो सिल्वर जो था वो इस ब्लैक कलर की जो ये रील है, इस रील के ऊपर मौजूद रहता था। वो प्रकाश की उपस्थिति में ये जो सिल्वर है वो शाइन करना, चमकना शुरू कर देता था, जिससे क्या हो जाता था कि इस रील के अंदर मौजूद जो भी पिक्चर है वो हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती थी। मतलब क्या होता था कि पहले जो भी फोटोएं होती थी वो रील के रूप में थी। जब इसको मैंने AgBr के अंदर डुबाया तो AgBr इस रील के ऊपर कंप्लीट चिपक गया। फिर प्रकाश की उपस्थिति में इसको रखा तो प्रकाश की उपस्थिति में वही प्रकाशिक वियोजन अभिक्रिया, जिसमें सिल्वर तो इस फिल्म के ऊपर रह गया और जो ब्रोमीन गैस बनी वो वेपर बनकर उड़ गई। अब ये जो सिल्वर है ये प्रकाश की उपस्थिति में चमकता है तो इस रील के अंदर मौजूद जो भी इमेज थी वो भी क्या हो गई, शाइन करना, चमकना शुरू हो गई। इसे बोलते थे स्वयंसेध फोटोग्राफी। AgCl की बात करें तो जब इसको आप गर्म करते हो तो ये होता है श्वेत रंग का। गर्म करने के बाद में क्लोरीन गैस तो मुक्त हो जाती है, वाष्प बनकर, वेपर बनकर के ये तो उड़ जाती है। अब ये जो गैस है क्लोरीन तो बाहर मुक्त हो गई। अब जो ये Ag बन रहा है, ये जो Ag है इसका जो कलर है पहले दूसरा रंग था AgCl का। जैसे आप प्रकाश की उपस्थिति में इसको गर्म करते हो तो इसका रंग हो जाता है श्वेत से धूसर। पहले श्वेत रंग का था, गर्म करने पर इसका कलर हो गया धूसर। धूसर का मतलब हो गया एक प्रकार से भूरा रंग, ग्रे कलर। ठीक है, तो AgCl श्वेत रंग का होता है, प्रकाश की उपस्थिति में ये धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है। साथ में जो क्लोरीन होती है वो बाहर मुक्त हो जाती है। गैस है तो ये गैस होती है वो बाहर वातावरण में चली जाती है। आगे हम देखते हैं जल विद्युत अपघटन। जैसे यहाँ पे किया हुआ ए और बी, ए सिल्वर है, बी ब्रोमीन है, वो अपनी गैस में मुक्त हो गई। AgCl है तो ए और बी, Ag तो निकल गया, श्वेत रंग का था दूसरा हो गया, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस के रूप में मुक्त हो गई। अब है जल विद्युत अपघटन। अपघटन का मतलब होता है वियोजन, टूटना। विद्युत का मतलब होता है धारा प्रवाहित करना, विद्युत धारा। और जल मतलब इसमें वियोजन तो होगा, किसके कारण, धारा प्रवाहित करने के कारण। किसका वियोजन होगा, तो जल का। तो जब जल में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करने पर एकल अभिकारक का ए व भी उत्पादों में टूटना वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। विद्युत धारा की उपस्थिति में कोई पदार्थ वियोजित हो रहा है, टूट रहा है, तो उसे हम बोलते हैं विद्युतीय वियोजन। और जल टूट रहा है इसलिए बोल दिया जल विद्युत वियोजन या जल विद्युत अपघटन। अब सबको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से बनता है जल। तो जब हम जल को तोड़ेंगे तो वो भी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस में ही टूटेगी। बात रही संतुलित करने की, तो जिस तरह परमाणु अधिक है, जिस तरह परमाणु क्या है सर्वाधिक बार आया उसको संतुलित कर दो। ऑक्सीजन 2 बार आया तो इधर 2 लगाया, फिर हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया। लेकिन ये ऊपर वाली तो हो गई संयोजन अभिक्रिया और ये नीचे वाली हो गई वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें जल बन रहा है और इसमें जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में टूट रहा है। यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में अभिक्रिया संयुक्त हो रही है, जुड़ रही है, इसमें वियोजन हो रहा है, टूट रही है। और वियोजन किसी कारक की उपस्थिति में होगा तो यहाँ पे विद्युत धारा की उपस्थिति में क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। तो वियोजन होने पर क्या होता है कि जल से 2 गैसें बनती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो जल विद्युत अपघटन होता है ये उसका डायग्राम है। यहाँ पे क्या किया हुआ है कि एक परख नली ली हुई है, मतलब एक बीकर लिया हुआ है कांच का, उसके अंदर जल भरा हुआ है और 2 इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं ग्रेफाइट के। जैसे ये रहा, ये ग्रेफाइट के 2 इलेक्ट्रोड है, एक का नाम है कैथोड, एक का नाम है एनोड। ये ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड है और इसमें पात्र में जल भरा हुआ है। और फिर इन इलेक्ट्रोडों को वायर की मदद से क्या होता है, एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी है जो यहाँ से धारा प्रवाहित करेगी। अब जल में धारा का चालन होता नहीं है, इसलिए इसमें कुछ मात्रा में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मिला दिया जाता है। और जैसे ही वाटर में
अम्ल की कुछ मात्रा, कुछ बूंदें डाली जाती है, तो इस जल के अंदर धारा प्रवाहित होनी प्रारंभ हो जाती है और जल हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस में वियोजित हो जाता है। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है जिस पर होता है माइनस, और ऑक्सीजन गैस एनोड पर मुक्त होती है जिस पर होता है प्लस। और जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस है वो सर्वाधिक मुक्त होगी, ऑक्सीजन गैस है उसकी मात्रा हाइड्रोजन की तुलना में थोड़ी कम होगी। अब यह जो गैसें होती है वो जब पानी में मुक्त होती है तो पानी में ये बबल बनाती है। जैसे बाइक है या कोई भी साइकिल है, उसका जब टायर पंचर होता है, उसकी जब ट्यूब होता है, उस ट्यूब के अंदर होल हो जाता है, तो हम उसका पंचर चेक करने के लिए क्या करते हैं, उसमें ट्यूब में पहले एयर भरते हैं, फिर उसको पानी में डिप करते हैं। तो जिस साइड में पंचर होता है वहाँ से क्या हो जाता है, एयर बाहर निकलती है, तो पानी में क्या बनता है, पानी में बनता है बबल। तो वैसे यहाँ पर भी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है तो पानी में बबल बनता है। अब उसकी हम जांच कैसे करेंगे, क्योंकि गैसें बनेगी तो वो तो वेपर के रूप में उड़ना शुरू हो जाएगी। वाष्प बनेगी, मतलब गैस होती है वो हल्की होती है, तो जैसे ही वो बनती है तो वो क्या होती है, वायुमंडल में या वायु के अंदर उड़ना, मुक्त होना शुरू हो जाती है। तो बचाव के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर परख नली, टेस्ट ट्यूब होती है, परख नली या जो टेस्ट ट्यूब होती है वो उल्टी करके लगा देते हैं ताकि गैस वेपर बन के उड़े नहीं, मतलब गैस होती है वो वातावरण में मुक्त ना हो। जैसे पानी है उसको गर्म करते हैं तो वो वेपर बन के कैसे उड़ता है, वैसे गैस उड़नी शुरू हो जाती है क्योंकि हल्की होती है। तो जब हम इस पर उल्टी परखने लगते हैं तो गैस है उस परख नली के अंदर ही रह जाती है। अब जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हम कैथोड की तरफ की इलेक्ट्रोड से परख नली को हटाते हैं और उसके पास जब मोमबत्ती को लेकर जाते हैं, तो मोमबत्ती जैसे गैस के संपर्क में आती है तो गैस है वो जलना शुरू कर देती है। और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो जब जलती है तो वो एक तो पॉप साउंड, फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, पॉप साउंड उत्पन्न करती है। साथ में हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो उसकी एक पहचान है कि वो नीली ज्वाला के साथ जलती है। नीली ज्वाला का मतलब होता है जैसे हम गैस जलाते हैं तो गैस ब्लू कलर में जगता है ना, वैसे जलने शुरू कर जाती है। और जब जैसे हम एनोड की तरफ की परख नली को हटाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन तेज होता है। तो जैसे हम एनोड की तरफ की परख नली को हटाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो ज्वाला थी वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब होता है कि नीली ज्वाला का मतलब होता है कि हाइड्रोजन गैस जल रही है, और जब ज्वाला तेज हो जाती है इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आ गई है। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि कैथोड पर कौन सी गैस है और एनोड पर कौन सी। अब एक तो ना इनका साइन भी याद रखना होता है। जैसे कैथोड है तो कैथोड में आप इतना याद रखना कि सी का मतलब होता है कैथोड, सी का मतलब हो गया कैथोड, ए का मतलब हो गया, ऐसे याद रखो, ए का मतलब हो गया, सी का मतलब कैथोड, ए का मतलब आप याद रखो ऐसे अपसेंट। जैसे दो नाम होते हैं, एक होता है अपसेंट, एक नाम होता है प्रेजेंट। अपसेंट को मैं से रख दूं और प्रेजेंट को मैं से रख सकते हैं प्लस से। अब जैसे ए का मतलब अपसेंट, तो ए से हम एक साइन समझ में आ रहा है नेगेटिव, तो सी का मतलब कैथोड, ए से याद रखो अपसेंट, अपसेंट मतलब नेगेटिव साइन। फिर आता है एच और ओ। एच का मतलब हाइड्रोजन, ओ का मतलब ऑक्सीजन। पहले कौन आ रहा है, एच, तो एच का मतलब हो गया हाइड्रोजन। इसका मतलब याद रखो कि कैथोड पे नेगेटिव साइन होता है और एच से मतलब याद रखना हाइड्रोजन। इस वर्ड से आपको ये याद रह जाएगा कि किस तरफ नेगेटिव साइन होगा, किस तरफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन गैस आएगी। वापस देख लो आप, कैथोड, सी का मतलब कैथोड, ए से आपको याद रखना है एब्सेंट, मतलब साइन याद रखना है कौन सा, नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन कौन सा हो गया, नेगेटिव। तो ए का मतलब हो गया नेगेटिव साइन। एच का मतलब हो गया हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि जो कैथोड होगा, इलेक्ट्रोड उस पर नेगेटिव होता है और उस पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो एनोड पर उल्टा हो जाएगा, एनोड पर कैथोड पर माइनस था तो एनोड पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन थी तो एनोड पर क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वापिस बोल देता हूँ। जल विद्युत अपघटन में आपको जल को तोड़ना है ना कि जल बनाना है। इसमें दो गैसें बनेगी धारा प्रवाहित करने पर, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है जिस पर होता है नेगेटिव साइन, ऑक्सीजन गैस एनोड पर मुक्त होती है जिस पर होता है पॉजिटिव साइन। कैथोड पर नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोड
और एनोड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। कैथोड पर ही हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सर्वाधिक मात्रा में जो गैस है वो कैथोड पर मुक्त होती है, और ऑक्सीजन जो गैस है वो एनोड पर मुक्त होती है, जिसकी मात्रा कम होती है, क्योंकि जल के सूत्र में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में उपस्थित है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की मात्रा जल के फॉर्मूले में भी ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन गैस ही सर्वाधिक मुक्त होती है। यहाँ पे समीकरण भी दी हुई है। उसके अलावा 2-3 इक्वेशन हम पढ़ के आए हैं, जैसे कि लेड नाइट्रेट का वियोजन पढ़ के आए हैं अभी। तो ये लेड नाइट्रेट का डायग्राम है, ये भी पेपर में पूछा हुआ है, डायग्राम भी आते हैं, और ये तीनों डायग्राम भी बोर्ड में आए हुए हैं। दूसरा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, तो इसका ये डायग्राम पूछा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो ये भी जो विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, तो ये जो है ना जल विद्युत अपघटन, ये डायग्राम भी पूछा हुआ है। तो तीनों डायग्राम बोर्ड में आए हुए हैं, तो ये डायग्राम भी याद रखना है। एक चीज याद रखना, काफी बार ऐसा प्रश्न पूछते हैं जैसे कि किसी एक्स पदार्थ को गर्म किया जाता है, तो एक्स का ऑक्साइड बनता है, साथ में वाई एक गैस मुक्त होती है जो ब्राउन कलर की है। उपरोक्त अभिक्रिया कौन सी है? तो याद रखना कि भूरे रंग में केवल एक ही गैस मुक्त होती है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो ब्राउन कलर की होती है, जैसे यहाँ पे NO2 गैस है वो ब्राउन कलर में बताई हुई है। जब हम लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हीट करने पर क्या होता है कि एक भूरे कलर की गैस निकलती है, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन गैस बनती है, वो होती है लेड नाइट्रेट की। तो लेड का बना दिया ऑक्साइड, और NO3 से बना दिया NO2, धातु से उसके ऑक्साइड बना दिया, जो बी कंपाउंड था उससे गैस मुक्त कर दी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ही होती है ब्राउन कलर की। तो गैस का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से कलर की गैस निकल रही है। जब हम मैग्नीशियम का बर्निंग देखते हैं, मैग्नीशियम को गर्म करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो जब ये मैग्नीशियम जलता है तो उसके दौरान क्या होता है कि हम देखते हैं कि तो वाइट कलर की लो दिखाई देती है हमें, साथ में इसमें हमें वाइट पाउडर बनता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। राख प्राप्त होती है जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। जलता है तो श्वेत कलर के साथ श्वेत लो के साथ जलता है, याद रखना। ये डायग्राम भी पूछा हुआ है। तो ये हो गया कंप्लीट वियोजन अभिक्रिया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया है, इसमें हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक कोई परमाणु ए है, दूसरा कोई यौगिक है बी और सी, बी सी एक यौगिक है और ए एक परमाणु। अब क्या हो रहा है कि इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी दो धातुएं होती है, जैसे मान लो एक ए धातु है, दूसरी बी धातु है, इन दोनों में जो धातु अधिक क्रियाशील होती है, अधिक क्रियाशील का मतलब है कि जो अभिक्रिया तेजी से करती है, जिसकी क्रियाशीलता मतलब क्रिया करने की क्षमता सर्वाधिक है, ठीक है। क्रियाशीलता का मतलब ये होता है जैसे मान लो एक धातु है वो अभिक्रिया करने में 10 मिनट का समय ले रही है, जैसे मान लो बी धातु है जो अभिक्रिया करने में 10 मिनट का समय ले रही है, ए है जो अभिक्रिया 5 मिनट में कंप्लीट करवा रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रिया कर रही है, ज़्यादा तेज अभिक्रियाशील है, और बी है वो धीमी गति से क्रिया कर रही है। तो जो तेज गति से क्रिया करेगी वो अधिक क्रियाशील हो गई, जो धीमी गति से करती है वो कम क्रियाशील हो गई। तो ऐसे मैंने कंडीशन बनाई है कि यहाँ पे ए अधिक क्रियाशील है और बी क्या है, कम क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील तत्व क्या करेगा, जो कम क्रियाशील तत्व है उसको विस्थापित करेगा। विस्थापित का मतलब है उसको बाहर धकेलेगा, उसको बाहर निकाल देगा, जैसे बी को बाहर निकाल दिया और स्वयं बी के स्थान पर आ जाता है। तो ए अधिक क्रियाशील है, वो कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है, और स्वयं बी के स्थान पर आ जाता है। तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि केवल एक ही परमाणु का स्थान क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं विस्थापन। आगे हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन, जिस जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे द्विविस्थापन। वहां पर भी क्या होगा कि एक यौगिक होगा ए बी, दूसरा यौगिक होगा सी डी। वहां पे हम देखेंगे कि ए और बी जो धातुएं हैं उसमें ए धातु ज़्यादा क्रियाशील है, सी धातु कम क्रियाशील है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो
अधिक क्रियाशील धातु है, तत्व है, वो कम क्रियाशील को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो सी के स्थान पर ए आ जाएगा, तो ए डी अपने स्थान पर ही है। और जो कम क्रियाशील है वो क्या करेगा, अधिक क्रियाशील के स्थान पर चला जाएगा, तो बन जाएगा ए की जगह सी और फिर बन जाएगा बी। ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, दो तत्वों का स्थान चेंज हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं द्विविस्थापन। जहाँ पर भी एक परमाणु अपना स्थान चेंज करता है, एक तत्व का स्थान में परिवर्तन होता है, उसे बोलते हैं विस्थापन। और कुछ नहीं है। दोनों अभिक्रियाओं को इतनी बात ध्यान रखनी होती है कि जो अधिक क्रियाशील होता है वो ही कम क्रियाशील को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। जहाँ कहीं पर भी ऐसा हो जाए कि कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील से अभिक्रिया करे, तो उस कंडीशन में अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होती है। अब समस्या ये आती है कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है, कम क्रियाशील धातु कौन सी है। तो उसके लिए हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3, जहाँ पे एक टॉपिक आएगा सक्रियता श्रेणी। वहाँ पे इसको हम ज़्यादा डिटेल में और देखेंगे। वहाँ पे हम एक सीरीज पढ़ेंगे, एक श्रेणी पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक सीक्वेंस लिखा होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि अधिक क्रियाशील धातुएं ऊपर की तरफ होती है, मध्यम क्रियाशील धातुएं आपको मध्य में दिखाई देगी, जैसे कि एल्यूमिनियम है, आयरन है, इस टाइप में। और कम क्रियाशील धातुएं या फिर जो बहुत क्रिया करती नहीं है, ऐसी धातुएं आपको ऐसे नीचे की तरफ देखने को मिलेगी, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे। तो वो हम सीक्वेंस उस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अभी अधिकतर मैं आपको दो एग्जाम्पल को डीप में बताऊंगा, क्योंकि ये ऐसे दो एग्जाम्पल है जो सर्वाधिक बार बोर्ड के अंदर आए हुए हैं। या तो जिंक दिया होता है या फिर आयरन दिया होता है। ठीक है, देखो, जब कोई अति क्रियाशील तत्व है दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो यह क्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अधिक क्रियाशील, जैसे ए उच्च क्रियाशील है, बी निम्न क्रियाशील है, तो जो उच्च क्रियाशील होगा वो निम्न क्रियाशील को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, धकेल देगा। तो बी तो निकल गया बाहर, और बी के स्थान पर कौन आ गया, ए। इसे विस्थापन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तत्व ने दूसरे तत्व का स्थान ले लिया, उसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। आगे जैसे उदाहरण दिया मैंने, यहाँ पे ये जो जिंक है वो ए है, कॉपर है वो बी है। अब जिंक और कॉपर में क्या होता है कि जो जिंक है वो उच्च क्रियाशील होती है और कॉपर है वो निम्न क्रियाशील होता है। वो आगे मैं आपको सक्रियता श्रेणी बताऊंगा, उसमें ये डाउट क्लियर कर दूंगा मैं कि कौन सी ज़्यादा क्रियाशील तत्व है और कौन सा कम है, थर्ड चैप्टर में। क्योंकि यह चैप्टर अभी इसमें बताऊंगा तो और लॉन्ग बन जाएगी वीडियो। तो जिंक है वो उच्च क्रियाशील है, कॉपर है वो निम्न क्रियाशील है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर का स्थान ले लेगा और कॉपर को हटा देगा, विस्थापित कर देगा, जिससे कॉपर सल्फेट से बन जाएगा जिंक सल्फेट। ऐसे ही एक आयरन की पूछी जाती है, तो आयरन और कॉपर में आयरन अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा और कॉपर के स्थान पर स्वयं आ जाएगा और बना लेगा आयरन सल्फेट। होता क्या है कि कॉपर सल्फेट का विलयन होता है वो होता है नीले कलर का। जहाँ कहीं पर भी कॉपर की संयोजकता प्लस की 2 होती है, वहाँ पे हमें ब्लू कलर देखने को मिलता है। तो कॉपर सल्फेट में यहाँ पे कॉपर प्लस 2 है, तो इस यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो विलयन होगा वो ब्लू नीले रंग का होता है। जब इसमें लोहे की कील डुबाई जाती है, आयरन डुबाया जाता है, तो आयरन क्या करता है कि कॉपर सल्फेट में कॉपर को हटा देता है, क्योंकि आयरन अधिक क्रियाशील है, और स्वयं आयरन सल्फेट का निर्माण कर लेता है। और जैसे आयरन सल्फेट बनता है, तो आयरन सल्फेट हमें जैसे आयरन सल्फेट बनता है तो हम देखते हैं कि विलयन का जो नीला रंग है वो गायब हो जाता है, और धीरे धीरे नीले से हरे रंग का विलयन बन जाता है, जो आयरन सल्फेट का होता है। और कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और जब हम उस लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन से निकालते हैं, तो विलयन है, इसका मतलब इसमें जल की मात्रा उपस्थित है। तो लोहे की जो वस्तु है उस पर हम देखते हैं भूरे रंग की परत आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं रस्ट जंग। ठीक है, ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, और विलयन का जो रंग है वो नीले से हरा हो जाता है। तो इसमें समझने के लिए दोनों समीकरणों में एक ही बात समझने वाली है कि यहाँ पे एक परमाणु का विस्थापन हो रहा है। विस्थापन करने वाला परमाणु अधिक क्रियाशील है और जो विस्थापित हो रहा है वो कम क्रियाशील है। यहाँ पे एक जगह से स्थान चेंज हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसके अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा परिभाषित करें। तो द्विविस्थापन के अंदर क्या होगा, दो परमाणु होंगे, वो विस्थापित होंगे, और दो स्थान चेंज होने के कारण इसे बोलते हैं द्विविस्थापन। जैसे
जैसे दो प्रश्न है यहाँ पे, एक तो द्विविस्थापन वाला है, एक अवक्षेपण वाला है, दोनों ही सेम है। ये दोनों जो समीकरण लिखी हुई है ये दोनों ही बोर्ड में पूछी जाती है, और दोनों की दोनों ही अभिक्रिया द्विविस्थापन में भी लिख सकते हो आप, और अवक्षेपण अभिक्रिया में लिख सकते हो। दोनों वैसे सेम ही टॉपिक होते हैं, लेकिन अलग अलग पूछ ले तो लिखने के आधार पर मैंने उसको सेपरेट कर दिया, अलग अलग बना दिया। यहाँ पे भी क्या है, आप देखोगे तो जैसे मान लो कि ये कोई कंपाउंड है ए, फिर ये दो कोई कंपाउंड है बी, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो कंपाउंड मतलब दो यौगिक बनाए, एक यौगिक ये बना लिया और एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, एक मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। इसका मान लो नाम है ए, इसका नाम है बी, और ये है सी, ये है डी, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ए और जो सी धातुएं हैं उसमें ए ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा क्रियाशील है, तो ए क्या करेगा, सी को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, सी को हटा देगा, ए क्या करेगा, सी को विस्थापित कर देगा। तो सी के स्थान पर तो ए आ गया और डी अपने स्थान पर हो गया, ठीक है। फिर जैसे सी यहाँ से विस्थापित होता है तो सी क्या कर लेता है, ए का स्थान ले लेता है, सी क्या कर लेगा, ए का स्थान ले लेगा। और जैसे सी ए का स्थान लेगा तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जैसे ए का स्थान लेगा तो बन जाएगा सी बी। तो यहाँ पे दो परमाणु अपने स्थान को क्या कर लें, दो परमाणु अपने स्थान से विस्थापित हो रहे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं द्विविस्थापन। द्वि का मतलब दो, विस्थापन का मतलब होता है हटना, स्थान को छोड़ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो ये सोडियम ए हो गया, ये एक यौगिक ये है, ये दूसरा यौगिक है। यहाँ पे सोडियम ए परमाणु है, SO4 बी परमाणु है, बेरियम बी ए सी परमाणु है, और Cl2 क्लोरीन है, ये डी परमाणु है। अब सोडियम और बेरियम में क्या है कि सोडियम उच्च क्रियाशील है, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है ये पोटेशियम के बाद में। तो ये क्या करेगा कि बेरियम का स्थान ले लेगा, और जैसे पोटेशियम बेरियम का स्थान लेगा तो बेरियम को हटा देगा, जिससे बन जाएगा NaCl, और बेरियम सोडियम का स्थान लेगा तो बन जाएगा BaSO4, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो होता है ये अवक्षेप होता है, ये श्वेत रंग का होता है। अवक्षेप का मतलब ऐसे पदार्थ होते हैं, अवक्षेप किसे बोलते हैं कि भाई ऐसे पदार्थ जो अविलेय हैं, अविलेय का मतलब जो विलयन में घुलते नहीं है, जो विलयन में ठोस अवशेष के रूप में पात्र के तल में क्या हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अवक्षेप। और जिस अभिक्रिया के अंदर अविलेय पदार्थ बनते हो जो पात्र में घुले नहीं बल्कि पात्र के तल में जाकर के एकत्रित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को अवक्षेप कहते हैं, और अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें मैंने दो समीकरण है। दूसरी समीकरण है जिसमें लेड नाइट्रेट दिया हुआ है, जिसकी अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। लेड नाइट्रेट की क्रिया जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो लेड ये ए है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और आयोडीन हो गया डी। तो लेड जो है और पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करता है, तो पोटेशियम जो है वो उच्च क्रियाशील तत्व है, उच्च क्रियाशील परमाणु है। तो पोटेशियम क्या करेगा, लेड को विस्थापित कर देगा और बना लेगा KNO3, और लेड है वो आयोडीन के साथ में जुड़ जाएगा और बना लेगा PbO। एक तरीका और भी है, कोई भी आपको परमाणु देते हैं जैसे A, B और CD, तो ये आप ध्यान रखना अधिकतर जो किताब में बिखरियाँ हैं उनमें आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि जो भी उच्च क्रियाशील तत्व है वो कम को विस्थापित करता है, ये तो आपको बता ही दिया है। आपको एक चीज़ याद रखना है, फर्स्ट अभिकारक का फर्स्ट परमाणु लेना है और सेकंड अभिकारक का सेकंड लेना है, जैसे AD। फिर जो भी बचा हुआ है जिसमें जो फर्स्ट आ रहा है उसको पहले लिख दो, जो लास्ट आ रहा है उसको बाद में लिख दो। ऐसे भी अभिक्रिया कर सकते हो आप, कोई भी अभिक्रिया हो, लगभग 99% जितनी भी अभिक्रिया है उसमें आपको यह चीज़ कॉमन मिलेगी कि आपको फर्स्ट का फर्स्ट परमाणु लेना है, सेकंड अभिकारक का सेकंड परमाणु लेना है, और उनको संयुक्त करके साथ में लिखना है, अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट अभिकारक कौन है, सोडियम, और सेकंड
का सेकेंड अभिकारक कौन है? क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर के हमें पता है सोडियम क्लोराइड नमक बनाते हैं NaCl। अब जो बच्चा है Ba और SO4, Ba फर्स्ट लिखा हुआ है पहले तो पहले, SO4 बाद में लिखा हुआ है तो उसको बाद में लिख दिया। जैसे यहाँ पे पहले का पहला, तो पहला अभिकारक कौन है? Pb। और दूसरे का दूसरा कौन है? दूसरे का दूसरा है आयोडीन। तो Pb और आयोडीन जब आपस में संयुक्त हो गए तो इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी -1। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है PbI2। ये हो गया लीड आयोडाइड, ये बन गया PbI2। अब बचा कौन? पोटेशियम, जो पहले है, NO3 है जो बाद में लिखा हुआ है। पोटेशियम की वैलेंसी +K1 होती है, NO3 की वैलेंसी -K1 होती है। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है KNO3, तो हो गया KNO3। बाद में हमने कर दिया अभिक्रिया को संतुलित। कुल मिलाकर के पहले अभिकारक का पहला परमाणु, दूसरे अभिकारक का दूसरा परमाणु, उन्हें संयुक्त करके लिख दो। फिर जो भी बचा हुआ है उसको बाद में लिख दो। इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, यदि आपको कहीं पर डाउट हो कि उत्पाद बनेगा क्या, कब PbI क्यों नहीं बना, PbI2 क्यों बना, 2PbI क्यों नहीं बना, तो इसमें कौन सा सही, उसको देखने के लिए आपको एक परमाणु, पहले अभिकारक का पहला परमाणु और दूसरे अभिकारक का दूसरा परमाणु, उनको इसे साथ में लिखना है। पहले की वैलेंसी उसके नीचे लिखो, दूसरे की वैलेंसी उसके नीचे लिखो, फिर आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, जिससे हमें एक रासायनिक सूत्र प्राप्त होगा। यही हमें क्या मिलेगा? यही आपका उत्पाद होगा। आई होप आपको समझ में आया है। इसमें देखो ये दो अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया में भी ये लिखा हुआ है कि जल में अविलेय पदार्थ का निर्माण होता है, ऐसे पदार्थ अवक्षेप होते हैं, और जिस अभिक्रिया में ये बनते हैं उन्हें बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसे याद रख लो आप। अब ऐसे याद रखो कि जैसे अवक्षेपण अभिक्रिया, तो ऐसे अवक्षेपण, ऐसे अवक्षेप, ऐसे अविलेय और ऐसे अशुद्धि। कि भाई जिस अभिक्रिया के अंदर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, तो जिस अभिक्रिया के अंदर अविलेय अशुद्धियां बनेगी वो विलयन में घुलेगी नहीं, उन्हें हम बोलेंगे अवक्षेप, और इस अभिक्रिया को बोलेंगे अवक्षेपण। ऐसे अवक्षेप, ऐसे अविलेय, ऐसे अशुद्धि, मतलब ऐसे पदार्थ जो विलयन में अविलेय हैं, जो अशुद्धियों के रूप में उपस्थित हैं, जो पात्र के तल में जाकर के निक्षेपित हो जाते हैं, उन्हें बोलेंगे हम अवक्षेप, और अभिक्रिया को बोलेंगे अवक्षेपण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, काफी बार लिखा आता है रेडॉक्स अभिक्रिया उदाहरण द्वारा समझाइए। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उपचयन व अपचयन में अंतर लिखिए। तो कुछ भी, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, हमें ये पूरे कंप्लीट ही करना है इस टॉपिक को ही। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए, या उपचयन जिसको हम ऑक्सीकरण बोलते हैं, वह अपचयन में अंतर लिखिए। उपचयन या ऑक्सीकरण क्या होता है? देखो उपचयन का दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण। अब देखो इन चीजों को समझते हैं। अब एक पहले व्हाइट पेज लेते हैं, इसमें देखते हैं। अब जैसे उपचयन, उपचयन का दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण। अब आपको ऐसे याद रखना है कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया है, उसमें क्या होता है कि या तो हम ऑक्सीजन के बारे में बोलेंगे या फिर हम हाइड्रोजन के बारे में। या तो मैं बोलूँगा ऑक्सीजन जुड़ता है, या फिर मैं बोलूँगा ऑक्सीजन हटता है, या फिर मैं बोलूँगा कि हाइड्रोजन जुड़ता है, या फिर बोलूँगा कि हाइड्रोजन हटता है। मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के जुड़ने और हटने के आधार पर हम उपचयन अपचयन नाम दे देते हैं। उपचयन इसका नाम है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सी से याद रखना है ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वो होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जिस अभिक्रिया में, इसका उल्टा कर दो आप, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का की कमी होती है या ऑक्सीजन हटती है, ऑक्सीजन क्या होती है? हटती है, उसे हम बोल देंगे अपचयन। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन में क्या होगी? ऑक्सीकरण में क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगी। तो ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन का हटना। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन हटती है, उसे बोलते हैं हम ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। इसका उल्टा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसमें बोल देंगे ऑक्सीजन हटती है, और इसमें हाइड्रोजन हट रहा है तो इसमें बोल देंगे हाइड्रोजन का जुड़ना। आपको एक लाइन याद रखनी है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है।
और दूसरा स्टेटमेंट इसका उल्टा कर दो तो उपचयन और अपचयन की परिभाषा क्या हो जाएगी, खत्म। ठीक है। और जिस अभिक्रिया में ये दोनों साथ में होते हैं, उपचयन भी हो रही है अपचयन भी, दोनों चीजें साथ में हो रही है, एक अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है और ऑक्सीजन हट भी रहा है, या हाइड्रोजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन हट रहा है, तो उससे हम बोलते हैं उपचयन अपचयन, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे आपके सामने में बहुत से उदाहरण होंगे, उदाहरण लेता हूँ देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे ये रहा, उपचयन या ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या वृद्धि होना, हाइड्रोजन का निकलना या हाइड्रोजन में कमी होना। अब जैसे इस अभिक्रिया के अंदर मैंने क्या किया है कि कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में कराई है, तो जो भी धातु थे उसका ऑक्साइड बना दिया, जैसे कॉपर है तो कॉपर का ऑक्साइड बना दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर जो होता है तांबा, ये भूरे रंग का होता है, कॉपर के वायर देखना वो ब्राउन कलर के होते हैं। जब हम ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई वस्तु जलनी शुरू हो जाती है, आग पकड़ लेती है। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग पकड़ लेगी तो कॉपर के जो तार था वो जल जाएगा, और तांबे के तार जब जलते हैं तो वो काले पड़ जाते हैं, तो उनका जो ब्राउन कलर है वो हो जाता है ब्लैक। तो ये ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड के बनने के कारण होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ऑक्सीजन के जुड़ने से बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको इतनी चीज समझनी है कि कॉपर है, इसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ी है तो उत्पाद बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ से यहाँ पर हम जाते हैं, इधर कॉपर पर ध्यान दो, इधर भी कॉपर पर, जिस परमाणु को आप देख रहे हो उसी में क्या चेंज हुआ है वही आपको नोटिस करना है। तो यहाँ पे कॉपर सिंगल था, यहाँ पे कॉपर के साथ में ऑक्सीजन आ गई, तो ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीकरण, मतलब उपचय। जैसे ही आप इसको उल्टा करते हो तो आप देखोगे कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही थी तो इसमें ऑक्सीजन निकलेगी, मतलब उसमें कमी आएगी, हाइड्रोजन यहाँ पे निकल रही थी तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगी। जैसे एक अभिक्रिया है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस जल, क्या हो गया कि इसमें कॉपर ऑक्साइड था, इसमें ऑक्सीजन थी, यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन निकल रही है, यहाँ पे कमी हो रही है ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन का निकलना या कमी होना क्या हो गया, अपचयन। देखो इस अभिक्रिया का यूज होता है क्योंकि कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक कलर में, कॉपर ऑक्साइड के कारण तांबे के जो तार है वो काले हो जाते हैं, और वापस तार को भूरा प्राप्त करने के लिए, वापस कॉपर को ब्राउन कलर में प्राप्त करने के लिए, वापस ब्लैक कलर की जो परत है उसको रिमूव करने के लिए ये बिक्री होती है। इसमें क्या करते हैं हम, गर्म जो कॉपर ऑक्साइड होता है उस पर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या हो जाती है कि जो ऑक्सीजन होती है वो हाइड्रोजन से संयुक्त हो जाती है, और गर्म होने के कारण क्या हो जाता है कि जो जल बनता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, और हमारे पास केवल कॉपर बचता है, और ये काले कलर की परत रिमूव हो जाती है, हट जाती है, और हमें भूरे कलर का वापस क्या प्राप्त हो जाता है, कॉपर प्राप्त हो जाता है। अब देखो रेडॉक्स अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ में होते हैं वो होती है रेडॉक्स। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभी कभी एकल अभिकारक, एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, जिनमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती है उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब एक ही अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो रहा है, एक अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे जिंक ऑक्साइड है, जब इसकी अभिक्रिया कार्बन के साथ कराते हैं तो जिंक तो अलग हो जाता है और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जिंक पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पे जिंक के साथ में ऑक्सीजन है, उत्पाद की तरफ जिंक क्या है, सिंगल है। दोनों में चेंज क्या हुआ कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई, और कार्बन के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, तो कार्बन में ऑक्सीजन आकर के जुड़ गई। तो हमें इतना चेक करना है कि ऑक्सीजन किससे हटी, जिससे हटी है उसका हो गया अपचयन, और जिससे ऑक्सीजन जुड़ी है उसका हो गया ऑक्सीकरण, मतलब उपचयन। तो ये एक तो हमें यह भी पूछा जाता है कि किसका अपचयन हुआ है और किसका उपचयन हुआ है। तो देखना यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है और जिंक बन रहा है, तो जिंक ऑक्साइड का हुआ अपचयन, जिससे ऑक्सीजन जुड़ती है या हटती है उसी का ही अपचयन उपचयन होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन हटी किससे, जिंक से, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटी, इसलिए जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन। ऑक्सीजन जुड़ी किससे, कार्बन से, तो कार्बन का क्या हो गया, उपचयन, मतलब ऑक्सीकरण। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, और रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा तो पूछते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ है कि आपको संतुलित करनी है समीकरण, अभिक्रियाएं दी हुई है जिसको आपको संतुलित करना है। ये कुछ अभिक्रिया मैंने लिखी है, इसके अलावा भी पूछते हैं, लेकिन ये एक या
दो तीन अभिक्रिया ऐसी है जो थोड़ी सी अलग है, इंपॉर्टेंट है, वही मैंने यहाँ पे लिखी है, जिसमें एक दो तो, चार में से दो या तीन तो ये बोर्ड में आई हुई भी है, करीब करीब चारों ही आई हुई है बोर्ड के अंदर। देखते हैं बाकी। तो देखना आप, जैसे कि सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनेगा। सबसे पहले तो डाउट यही आता है कि बनेगा क्या। संतुलित तो बाद में करेंगे ना, तब समीकरण बनाएंगे। तो संतुलित करने से पहले उत्पाद बनाता है। तो हमें पता है कि कोई भी धातु है या कोई भी अधातु है, जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो धातु से धातु ऑक्साइड बनता है, धात्विक ऑक्साइड बनता है। और यदि अधातु है तो अधात्विक ऑक्साइड बनता है। मतलब जो भी होगा उसकी प्रकृति होगी, जैसे धातु की प्रकृति क्षारीय है, तो जो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो धातु का जो भी ऑक्साइड बनेगा वो भी क्या होगा, क्षारीय। यदि आप अधातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हो तो फिर बनेगा अधात्विक ऑक्साइड। अब देख, एक चीज ध्यान रखना, ए से अधातु, ए से अम्लीय। तो अधातु की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, तो इसके जो भी बनेंगे कंपाउंड, जैसे ऑक्साइड बन गया तो इसकी भी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। ठीक है। अब देखो हम ये बनाते हैं कंपाउंड, क्या बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एन ए ओ बनेगा कि Na2O बनेगा, क्या कंपाउंड बन सकता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो हमें पता है कि सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, तो एक तो अभिकारक सोडियम है, दूसरा ऑक्सीजन है। अब हमें कंपाउंड बनाना है, उत्पाद बनाना है, तो इन दोनों की वैलेंसी नीचे लिख दो। सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी या संयुक्ता होती है -2। अब इनको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Na2 ये हो गया O। इसका मतलब जो भी उत्पाद बनेगा वो होगा Na2O। अब हमें करनी है संतुलित। संतुलित करने के समय हम ये देखते हैं कि कौन सा परमाणु सर्वाधिक बार आ रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 टाइम है, तो इसको आगे 2 लगा दो, ऑक्सीजन हो गए 2। जैसे यहाँ पे आप 2 लगाते हो तो सोडियम हो गए 4, तो यहाँ पे लगा दो अब 4, ये हो गई संतुलित। ऐसे आगे कोई भी अभिक्रिया आ गई, अब आपको उसमें क्या करना है, सबसे पहले तो उत्पाद निकालना है, बनेगा क्या, फिर हम करेंगे संतुलित। तो जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो ऑक्साइड बनेगा। तो एल्यूमिनियम के साथ में कौन जुड़ेगी, ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी उसके नीचे, ऑक्सीजन की वैलेंसी उसके नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा Al2। ये ऑक्सीजन इधर जाकर के जुड़ेगी इस 3 के साथ में, तो O3, इसका मतलब बनेगा Al2O3। अब इसको संतुलित करना है, तो आपको इतना देखना है, इधर ऑक्सीजन 2 टाइम्स आई हुई है, इधर ऑक्सीजन 3 टाइम्स आई हुई है, दोनों को इक्वल करना है ना। तो एक तो आप संख्या सोचोगे, तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, इधर वाले 3 को इधर लगाना है, इधर जो 2 है उसको इसके आगे लगाना है। अब दोनों तरफ क्या हो गई, ऑक्सीजन की संख्या इक्वल हो गई, इधर भी ऑक्सीजन 6 है, इधर भी ऑक्सीजन है 6। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 4 है, तो इधर भी एल्यूमिनियम को हम क्या कर देंगे, 4 टाइम लगा देंगे, तो ये हो गई संतुलित। आगे देखोगे आप तो 2 रिएक्शन और दी हुई है, इसमें हम एक तो इस मेथड से उत्पाद बना भी सकते हैं, उससे भी बढ़िया मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको कहा है कि अधिकतर 99% अभिक्रियाओं में हमें क्या करना है, फर्स्ट अभिकारक का फर्स्ट परमाणु लेना है। तो इसमें इस यौगिक में फर्स्ट अभिकारक कौन है, सोडियम। इस यौगिक में सेकंड का सेकंड, तो दूसरा अभिकारक कौन है, NO3। पहले अभिकारक का पहला परमाणु, दूसरे अभिकारक का दूसरा परमाणु, इन दोनों को साथ में लिखकर जोड़ के लिखना है। तो पहले अभिकारक है Na, दूसरा अभिकारक है NO3, इसकी वैलेंसी +1, इसकी -1, तो इसका मतलब बनेगा क्या, NaNO3। वैसे ही अब जो बच्चा है उसको जैसा का जैसे लिख दो, जो फर्स्ट टाइम आ रहा है उसको फर्स्ट पहले बार, जो सेकंड टाइम आया है उसको बाद में। तो ये हो गई अभिक्रिया कंप्लीट। अब इसमें आपको चेक करना है कि किस तरफ अधिक बार आ रहे हैं परमाणु। तो हम देखेंगे तो ये अभिक्रिया संतुलित ही है, क्योंकि इसमें इधर भी सोडियम 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन 1 है, 1 है, सिल्वर 1 है, 1 है, NO3 नाइट्रेट 1 है, 1 है। तो अभिक्रिया ये क्या है, संतुलित है। ये जो आगे वाली रिएक्शन है ना, ये थोड़ी आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी। इसमें क्या है कि अन्य OH दिया हुआ है और H2SO4 दिया हुआ है। अन्य OH आप देखोगे तो पहले अभिकारक का पहला परमाणु, दूसरे अभिकारक का दूसरा परमाणु, इनको साथ साथ में लिखना है। पहला अभिकारक अन्य है, दूसरा अभिकारक सल्फर है,
इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिख दो, SO4 की वैलेंसी होती है माइनस की, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं SO4 2 माइनस, लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो Na2SO4, इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Na2SO4। अब कोएब क्या बचा, H2OH। अब इसमें इतना याद रखना आप कि OH और H से बनेगा H2O। क्या बनेगा, H2O। अब इसको देखो, एक तरीका और भी है, यदि अभी भी दिक्कत आ रही है आपको, यदि दिक्कत थोड़ा कम समझ में आया है तो ऐसे लिख दो इसको। हमें पता है कि यहाँ पे Na2 है तो इस इधर 2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब NaOH के 2 मोल लेने हैं, तो और इधर जल के भी 2 बनेंगे, बैलेंस करेंगे तब। तो NaOH ऐसा लिख दिया, NaOH ऐसा लिख दिया। फिर H 2 बार, फिर हमने लिख दिया SO4। तो ये तो हो गया फर्स्ट अभिकारक, ये हो गया सेकंड का सेकंड, तो Na2SO4 बन गया। फिर HOH एक जलकाणु, HOH दूसरा जलकाणु, और संतुलित करते हैं तो हम यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये हो गया आपके, ये हो गया फर्स्ट अभिकारक, ये हो गया सेकंड अभिकारक, इन दोनों को साथ में लिखा बन गया Na2SO4। फिर HOH एक जलकाणु, HOH दूसरा जलकाणु, तो 2 जलकाणु, ऐसी अभिक्रिया कंप्लीट होती है। और हमने संतुलित भी कर दिया। संतुलित करते समय आपको बताया हुआ है जो परमाणु सर्वाधिक बार आ रहा है उसको आप बैलेंस कर दो, चाहे वो अभिकारक की तरफ हो चाहे वो उत्पाद की तरफ हो। सर्वाधिक आने वाले परमाणु को संतुलित करना है और अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण व प्रकाश संश्लेषण की समीकरण लिखिए। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो, उष्मा के आधार पर अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलती है वो तो होती है उष्मा सेपी, और जिसमें उष्मा ग्रहण की जाती है वो होती है उष्मा शोषित। तो उष्मा सेपी वो होती है जिसमें उष्मा मुक्त होती हो, और जिस अभिक्रिया में अभिक्रिया करवाने के लिए उष्मा देनी पड़ती है या अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है वो होती है उष्मा शोषी। शोषी से अवशोषित और सेपी से निक्षेपित, मतलब निकलना। जिसमें अभिक्रिया में उष्मा निकलेगी वो होगी उष्मा सेपी। देखो, उष्मा सेपी, उष्मा का मतलब हो गया ऊर्जा या हीट, सेपी का मतलब हो गया निक्षेपित या निकलना। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलती है वो उष्मा सेपी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक या एक्सोथर्मल। तो EX का मतलब हो गया एग्जिट, मतलब निकलना। और उष्मा शोषी को बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो एंडो का मतलब EN, मतलब एंटर। तो जिसमें उष्मा एंटर करती है आती है वो उष्मा शोषी, जिसमें एग्जिट मतलब निकलती है वो उष्मा सेपी। 2 अभिक्रिया है, एक तो है कोशिकीय शोषण, दूसरी है प्रकाश संश्लेषण। मतलब तो इसकी क्या है, समीकरण याद करने जरूरी है आपको। शोषण एक उष्मा सेपी अभिक्रिया है, यह भी पूछा जाता है। शोषण उष्मा सेपी अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि शोषण की क्रिया में ऑक्सीजन, मानव द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण की जाती है। ये ऑक्सीजन क्या करती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करती है, ग्लूकोज को तोड़ती है, भोजन को तोड़ती है, और भोजन के तोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जिसको हम शरीर के बाहर मुक्त करते हैं। साथ में ऊर्जा या एनर्जी बनती है। इस ऊर्जा का उपयोग मानव अपने दैनिक क्रियाकलाप, दैनिक जीवन के जो कार्य है करने में इस ऊर्जा को क्या करता है, खत्म करता है। तो ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन क्रिया करती है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या होती है, ग्लूकोज के साथ जाकर के जुड़ती है और ग्लूकोज को तोड़ती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। वैसे ही प्रकाश संश्लेषण मतलब है प्रकाश की उपस्थिति में, संश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना। तो पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, मतलब ग्लूकोज बनाते हैं, जिसके लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, जड़ों की मदद से जल का अवशोषण करते हैं। फिर रंध्र की पत्तियों के अंदर संरचना होती है रंध्र, जिसकी मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। CO2 व जल के संयुक्त होने से ग्लूकोज साथ में ऑक्सीजन मुक्त होती है, जिसको मानव द्वारा ग्रहण किया जाता है, साथ में जल बनती है। यह अभिक्रिया कब होती है, तो यह अभिक्रिया केवल प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और पादप का जो हरा भाग होता है वो ही केवल प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। हरे भाग द्वारा ही प्रकाश का क्या होता है, अवशोषण होता है। और पादप का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है
पत्तियों के अंदर, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और हरे भाग द्वारा ही प्रकाश का क्या होता है, सर्वाधिक अवशोषण होता है। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है अभिक्रिया, प्रकाश देने पर यह अभिक्रिया होती है, इसलिए इसे बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि साग सब्जियों या वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया। तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। जैसे मनुष्य भोजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन को तोड़ करके CO2 गैस, जल व ऊर्जा बनाता है। वो ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन के कार्यों के लिए उपयोगी होती है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो साग सब्जी या जो वनस्पति द्रव्य होते हैं उनको तोड़ते हैं और उनसे क्या बनाते हैं, उन- उनको तोड़ते हैं और उनको तोड़ करके मिट्टी को तो उपजाऊ करते ही हैं, साथ में अपने शरीर के लिए, अपने कार्य के लिए ऊर्जा बनाते हैं। जैसे केंचुआ होता है, केंचुआ क्या करता है कि जो खाद होती है, गोबर होता है, उसको तोड़ता है। और जब वो तोड़ता है तो उसके शरीर में उससे क्या बनती है, जो भोजन के रूप में उसको ग्रहण करता है। और उसको जब तोड़ता है तो एक तो जो अपशिष्ट मुक्त करता है, उससे मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। साथ में उसके टूटने से उसके शरीर में जो भी भोजन गया है उससे केंचुए को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे वो दैनिक जीवन के कार्य करते हैं। वैसे भी जो साग सब्जी या जो सड़े गले चीज़ें होती है जिसको हम मिट्टी के अंदर बूर देते हैं, तो जो मिट्टी के अंदर मौजूद सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उनका अपघटन करते हैं, उन भोजन को तोड़ते हैं और उससे क्या बनता है, कंपोस्ट बनता है, जिससे मिट्टी भी उपजाऊ होती है और जीव जंतुओं को भी क्या मिलती है, सूक्ष्म जीवों को भी क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे वो अपनी संख्या में भी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो ये भी एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अब दो टॉपिक हो रहे हैं इसमें, एक अब क्वेश्चन तो ये बनता है संसारण और विकृत गंधिता क्या है, और दूसरा जो टॉपिक बनता है वो बनता है चूने के पानी से संबंधित। ठीक है, तो देखते हैं पहले ये संसारण। संसारण का मतलब क्या हो गया, सह से बन गया से। से का मतलब हो गया नष्ट होना। कि बहुत सारे वातावरणीय ऐसे कारक होते हैं जिनकी उपस्थिति में जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि धातुएं होती है, वो क्या करती है, क्रिया करती है। वो क्रिया करके ये धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, से मतलब इनका नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। तो किसी कारक की उपस्थिति में धातुओं का से हो रहा है, तो ऐसे धातुएं जो किसी भी कारक, जैसे अम्ल क्षारक है, नमी है, ऑक्सीजन है, उनसे क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है, शहीद होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं संसारण। जब कोई धातु अपने आसपास स्थित अम्ल क्षारक या आर्द्रता आदि से सीधे संपर्क में आती है तो ये संसारित होने लगती है। इस क्रिया को संसारण कहते हैं। मतलब धातुएं जब अम्ल क्षारक और आर्द्रता मतलब नमी के संपर्क में आती है तो इनसे क्रिया करके धातुएं धीरे धीरे सहित होना मतलब नष्ट होना शुरू हो जाती है। सह से सही, सह का मतलब नष्ट होना शुरू हो जाती है, जिसे बोलते हैं संसारण। जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहा जो होता है, लोहा जो है, आयरन जो है, जब ऑक्सीजन या वाटर के संपर्क में आता है तो आयरन के ऊपर है ना ब्राउन कलर की एक लेयर बनती है, परत का निर्माण हो जाता है। इस भूरे रंग की परत को हम बोलते हैं रस्ट या जंग। क्या बोलते हैं, रस्ट या जंग बोलते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है कि लोहा धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है, नष्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे सर गर्मियों में हम देखते हैं कि जो कूलर होते हैं, लोहे के जो कूलर होते हैं, जब एक सीजन हो जाती है तो हम क्या करते हैं, लोहे के कूलरों पर वापस पेंट करते हैं, क्योंकि जहाँ से भी पेंट हटा है वो सतह जब जल या ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो वो क्या हो जाएगी, उस पर जंग आ जाएगी और वो धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये Fe2O3 होता है रस्ट का फॉर्मूला, समीकरण यहाँ पे लिखी हुई है। मेन आपको ये कंपाउंड याद रखना है। जैसे चांदी होती है, तो चांदी जो होती है वो जब सल्फर के साथ रिएक्ट करती है, वायुमंडल में जो सल्फर है या नमी है, ठीक है, मॉइस्चर है, उसके साथ में जब ये किया करती है तो ये Ag2S बना लेती है, सिल्वर सल्फाइड। और जिसके कारण क्या हो जाता है, चांदी की चमक धीरे धीरे गायब हो जाती है और उस पर एक ब्लैक कलर की, चांदी के ऊपर एक काले कलर की क्या हो जाती है, परत का निर्माण हो जाता है। तीसरी है तांबे के ऊपर हरी परत का आना। कॉपर जो है वो जब कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के मतलब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत बनती है, जिसे हम बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। इस कॉपर कार्बोनेट के कारण क्या हो जाता है, एक हरे रंग की परत आ जाती है। तो मेन तो क्या होता है इसमें, आपको ये कंपाउंड याद रखनी है भाई। कॉपर कार्बोनेट का रंग
काले रंग के पीछे सिल्वर सल्फाइड, भूरे रंग के पीछे में फेरिक ऑक्साइड। तो ये आपको ये नाम तो याद रखने। बचाव क्या है? बचाव ये है कि जिस भी मेटल को, जिस भी धातु को आप संसारण से बचाना चाहते हैं, उसको आप किसी दूसरे पदार्थ से कवर कर दो। जैसे आप इसे दूसरे पदार्थ से कवर कर दोगे तो फिर क्या होगा कि कोई भी गैस है या कोई भी पदार्थ है, जैसे अम्ल क्षारक है या जल है, जब तक इस मेटल के संपर्क में नहीं आता है, जब तक ये मेटल के संपर्क में, धातु के संपर्क में नहीं आएगा, तब तक उस धातु का क्षय नहीं होगा, वो धातु नष्ट नहीं होगी। जैसे कि पेंट द्वारा, ग्रीस द्वारा, तेल का यूज करके यसत लेपन। यसत लेपन क्या होता है कि लोहे की वस्तु है उसके ऊपर हम जिंक या जस्ता की परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि लोहे की जो सतह है, सरफेस है, वो फ्री नहीं रहे, स्वतंत्र नहीं रहे, और दूसरी कोई भी तत्व जैसे कि जल, ऑक्सीजन उसके संपर्क में नहीं आए। उसके लिए हम क्या करते हैं, लोहे और ऑक्सीजन, आयरन को ऑक्सीजन और जल से बचाने के लिए, आयरन का ऑक्सीजन और जल के से संपर्क तोड़ने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर पेंट कर देते हैं, या फिर ग्रीस या ते ग्रीस या तेल लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि जल है वो आयरन के संपर्क में नहीं आता और जंग का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि तेल और जल होता है वो एक दूसरे से कभी भी मिक्स नहीं होते, मिश्रित नहीं होते। पानी और तेल कभी मिलता नहीं है। तो जैसे देखो, साइकिल की चेन होती है या बाइक की जो चेन होती है, उसमें ग्रीस या ऑयल लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि यदि आप ग्रीस ऑयल नहीं लगाओगे तो वो ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आएगी तो क्या हो जाएगा, चेन पे काट आ जाती है। लेकिन जब हम ग्रीस या तेल लगा देते हैं तो क्या होता है कि ग्रीस या तेल के कारण जो लोहे की सतह है वो ऑक्सीजन और जल के संपर्क में नहीं आती, और जब तक संपर्क में नहीं आएगी तब तक क्या होगा, लोहे की वस्तु पर रस्ट या काट या जंग उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है। ऐसे यह सतलेपन में क्या होता है कि लोहे की वस्तु को ऑक्सीजन और जल से संपर्क में आने से रोकने के लिए क्या हो जाता है, उस पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, ताकि लोहे की वस्तु का क्षय न हो, संसारण न हो। आगे टॉपिक है विकृत गंध्यता। विकृत का मतलब होता है बिगड़ना, मतलब खराब होना, और गंधित का मतलब होता है गंध, स्मेल। अब कौन सी चीज है जो खराब होने पर स्मेल देती है? तो खाने की, ऑब्वियसली खाने की जो वस्तुएं होती है वही खराब होती होगी, उसमें से स्मेल आनी शुरू होती है। तो वसा या तेल युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं, भोजन है, जब वो वायु की उपस्थिति में, वायु में गैस होती है मुख्यतः ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संपर्क में जब खाने की वस्तुएं लंबे समय तक रहती है, तब उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। क्योंकि भोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है और ऑक्सीजन का जुड़ना ही होता है ऑक्सीकरण। तो लंबे समय तक ऑक्सीजन के संपर्क में रहती है तो ऑक्सीकरण होता है, जिससे उसका स्वाद बिगड़ जाता है, उसका टेस्ट चला जाता है, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। इसे बोलते हैं विकृत गंधिता, खराब होकर के गंध आना, और खाने की वस्तुओं में स्मेल आनी शुरू हो जाती है। बचाव क्या है? बचाव ये है कि आप भोजन को ऐसे पात्र में रखें जिसके अंदर वायु या ऑक्सीजन प्रवेश ही न कर पाए, मतलब वायु रोधी बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, ऑक्सीकरण को रोकने के लिए हमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक मिलाना चाहिए। ऐसे एंटीऑक्सीडेंट मतलब प्रतिऑक्सीकारक मिलाना चाहिए जो ऑक्सीकरण को रोके, मतलब ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या करें, रोक दें। तो हमें वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मतलब प्रतिऑक्सीकारक मिलाना चाहिए, ताकि ऑक्सीकरण की क्रिया ना हो। आलू की जो चिप्स हैं, उनकी जो थैलियां होती है उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है, ताकि चिप्स है वो क्या हो, खराब नहीं हो। क्योंकि क्या होता है कि जब नाइट्रोजन गैस है ना, ये निष्क्रिय होती है, कोई के साथ में क्रिया नहीं करती है। जब तक ये पैकेट के अंदर मौजूद होती है तब तक ऑक्सीजन क्या होती है, चिप आलू के साथ अभिक्रिया नहीं करती। लेकिन जैसे आप पैकेट को खोल देते हो और वायु में छोड़ देते हो तो कुछ समय तक वायु में रहने के कारण आलू की जो चिप्स है उसका टेस्ट भी चला जाता है, और धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, चिप्स पूरा का पूरा खराब हो जाता है। जब तक उसमें नाइट्रोजन गैस फिल होगी तब तक क्या होगा कि आलू की चिप्स किसी के साथ क्रिया नहीं करेगी, और क्या रहेगा, उसका स्वाद और टेस्ट में कोई भी परिवर्तन है, स्वाद या टेस्ट है ना, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है ये, इसके बाद में चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया और आपके जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो कवर हो जाएंगे।
देखो, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। एक्स का नाम, सफेदी का मतलब होता है कि हम जो घरों के अंदर जो हम कली करवाते हैं, उसके लिए हम क्या लेके आते हैं? हम लेके आते हैं चूना। चूने का कट्टा लेते हैं, उस चूने का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसे हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और जैसे इसके अंदर हम जल मिलाते हैं, मतलब जब हम क्या करते हैं, चूने को पानी के साथ मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा बनती है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूने का भी क्या होता है, निर्माण होता है। आपको इसमें इतना याद रखना है कि पानी मिलाने पर आपको पता है कि आग बुझ जाती है, तो याद रखना जहाँ पर भी पानी मिलेगा, पानी मिक्स होगा, वहाँ पे क्या मिल होगा, वहाँ पे वो चीज़ बुझ जाएगी। चूने में पानी मिलाया तो चूना बुझ गया, तो बन गया बुझा हुआ चूना। और उससे पहले जब पानी नहीं मिलाएंगे तो वो हो जाएगा बिना बुझा हुआ। ऐसे याद रख लो। अब हम जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो पेस्ट तैयार हुआ है हमारे, इसको हम क्या करते हैं, दीवारों पर लगा देते हैं। और जब दीवारों पर हम चूने का पेस्ट लगाते हैं, दीवार पर हम क्या करते हैं, जैसे चूने का पेस्ट लगा दिया, तो अब क्या होगी, वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें होती है। तो जब वायु चलती है तो वायु में उपस्थित CO2 गैस क्या होती है, इससे अभिक्रिया करती है। तो अभिक्रिया करती है, तो जैसे जैसे ये अभिक्रिया करेगी, तो वैसे वैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 जुड़ते जाएगी और कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में जल बनता जाएगा। ये अभिक्रिया लगभग 2 से 3 दिन तक चलती है। 2-3 दिनों में क्या हो जाता है कि जैसे जैसे CO2 इससे रिएक्ट करती है, अभिक्रिया करती है, वैसे वैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है और एक सफ़ेद कलर की चमकदार परत का निर्माण हो जाता है, जिससे दीवार पर क्या आ जाती है, साइन आ जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ नाम याद रखना, जैसे चूना पत्थर, इंग्लिश में लाइमस्टोन बोलते हैं, खड़िया, संगमरमर या मार्बल या कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब CaCO3 के क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के अन्य नाम है। कैसे बना, जैसे मान लो ये CaOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये लंबे समय तक वायु के साथ अभिक्रिया करता है, लंबे समय तक ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लंबे समय का मतलब है 2 या 3 दिन तक, दीवार पर सफेदी करने के 2 या 3 दिन बाद में हम देखते हैं कि दीवारों पर सफेद कलर की लेयर आ जाती है, एक परत का निर्माण हो जाता है जो चमकदार होती है। वो कैसे बनती है कि लगातार CO2 2-3 दिन तक अभिक्रिया करेगी, जिससे क्या हो जाएगा, जल तो निकल जाएगा। और सी ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, CO3 बन जाता है और जल वाष्प के रूप में मुक्त हो जाता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दीवारों पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। हो गया ये टॉपिक पूरा कंप्लीट। एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड में आ चुके हैं, वो मैंने कवर करवा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इसको वापस एक बार के लिए रीडिंग करनी है और आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वापस बोर्ड में आ सकते हैं, संभावना है इनके आने की, क्योंकि अधिकतर यही क्वेश्चन है वो वापस बोर्ड में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है। ऐसे ही मैं टोटल कोशिश कर रहा हूँ कि 10th में 13 चैप्टर हैं, उन सब के 10-10 या 12-12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाऊँ और आपको ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में पूरा का पूरा चैप्टर है वो कवर करवा दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।